वेलकम एंड थैंक यू गाइस फॉर सच अ वार्म वेलकम। तो एक बार वरना जी के लिए बहुत जोरदार ताली हो जाए। देखो जैसे उन्होंने बताया मैं भी आप ही लोगों की एज का हूँ। तो अराउंड 1 ईयर बैक आई वाज अ स्कूल गोइंग किड। मैं स्कूल जा रहा था, बट स्कूल जाते जाते मैंने एक चीज रियलाइज कर ली थी कि अगर जो मेरे ड्रीम्स है वो अगर मैं एक ग्रेजुएशन परस्यू करता हूँ, एक नॉर्मल स्कूल में जाके अगर कॉलेज परस्यू करता हूँ, मेरे जो ड्रीम्स है वो उस पर फुलफिल नहीं हो सकते। एक ब्रेड एंड बटर चल सकता है नॉर्मल, जो एक चलता रहता है आम फैमिली में। मैंने सोचा था कि मैं आई वॉज बिलोंग टू कॉमर्स बैकग्राउंड, तो मैं कॉमर्स थी मेरे पास 11th एंड 12th में। तो मैंने सोचा था कि मैं आगे सीए करूंगा, बट सीए में मैंने एक चीज देखी थी कि सीए में करने में बहुत टाइम लगता है। मैंने एक चीज देखी कि यार मैं हो सकता है आप में से कोई सीए करने वाला हो, कर रहा हो या करने की सोची हो किसी ने, ऐसा कोई चलो कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसे करते करते मेरे को मेरे जो चाचा जी हैं वो भी सीए हैं इनफैक्ट। तो मैंने जब उनका लाइफस्टाइल देखा तो मेरे को एक चीज समझ आ गई, यार इनके इतना पैसा तो चाहिए लेकिन जिस तरीके की ये जिंदगी जी रहे हैं ना, ऐसी जिंदगी नहीं जी। क्यों? क्योंकि उनकी फैमिली है। वो जब भी अपनी फैमिली से बात करते हैं, फैमिली उनसे बात करती है, वो कहती है कहीं घूमने चलो, कुछ करो। तो पैसा तो है लेकिन वो एक ही चीज कहते हैं, टाइम नहीं है, तुम चले जाओ, टाइम नहीं है। तो मैंने कहा यार मेरे को ये चीज नहीं चाहिए, क्योंकि मैंने अभी यंग हूँ तो मेरे को पेरेंट्स को भी टाइम देना है, फिर आगे फैमिली को भी देना है। तो मेरे को अपने आप को ये चीज रिवर्ट नहीं करनी थी फैमिली को बैक। ठीक है, तो इसको करते करते फिर काम को समझा। एक दिन मेरे को ना बिजनेस, फिर मेरे को एक चीज समझ आ गई कि यार अगर लाइफ में करना है ना तो बिजनेस ही करना है। बट बिजनेस शुरू करने में सबसे बड़ा मेजर चैलेंज क्या आता है? आज की डेट में आप देखो यूथ में एक ट्रेंड है, तेरा भाई तो स्टार्टअप करेगा, है ना। यूथ में एक ट्रेंड है कि तेरा भाई तो स्टार्टअप करेगा, बट स्टार्टअप हर कोई कर पाता है, यस और नो? रीजंस क्या रहते हैं उसके पीछे? हम सब यूथ है तो हम सब आज क्योंकि कम लोग आए हैं, जैसे कि आप देख सकते हो, तो क्योंकि हर किसी को वैल्यू नहीं पता कि क्या उनको मिलने वाला है। तो हम टू वे कॉन्वर्सेशन रख सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि लोग कम है। तो आप लोग बता सकते हो कि क्या क्या चैलेंज आता है? मेजर चैलेंज क्या आता है बिजनेस स्टार्ट करने में? आइडिया, क्योंकि आइडिया नहीं होगा तो आप काम किस पे करोगे? और कैपिटल, मेन इशू पैसा कहां से लाएं? और एक्सपीरियंस, स्किल्स। अच्छा पॉइंट है। देखो अगर मैं ये सब चैलेंजेस की बात करने लगूं ना तो एक पूरी पेज पे लिस्ट बन सकती है, फिर भी हो सकता है कोई ना कोई निकल आए। लेकिन जो मेजर इशू आता है ना वो एक आता है इन्वेस्टमेंट, स्किल्स और एक्सपीरियंस। ये सब आप लोगों ने कवर कर दिया। और इन्वेस्टमेंट तो अगर हम मार्केट से ले भी ले तो रिस्क इतना बड़ा है, हम उसको बेयर नहीं कर सकते। एम आई राइट और नॉट? है ना। तो इस प्लेटफॉर्म से जुड़ने का सारा जो रीजन था वो एक ड्रीम था। देखो यहाँ पे एक चीज बहुत अच्छी लिखी हुई है कि इट ऑलवेज स्टार्टेड विद अ ड्रीम। कि जो ड्रीम्स है उसी की वजह से कारण था कि थोड़ा सा सर वॉल्यूम तेज कर, जो रीजन है वो सारा ड्रीम था। आप लोग भी ड्रीम देखते हो, है ना। सबका एक ड्रीम होता है कि एक अच्छा लाइफस्टाइल हो, एक अच्छी गाड़ी हो, एक अच्छा बंगला हो। सब वही एक लाइफस्टाइल देखते हैं। तो कोई अपनी ड्रीम कार बता सकता है यहाँ पे क्या उनके ड्रीम्स है, क्या ड्रीम कार है? कोई भी अपने ड्रीम जी के कोई शेयर कर सकता है? कोई भी, कोई दिक्कत नहीं है, हम सब यूथ हैं तो आपस में टू वे कॉन्वर्सेशन रख सकते हैं। कोई भी भाई, आप मैम, आप टू ट्रैवल द वर्ल्ड। और अकेले करना चाहोगे, फैमिली के साथ करना चाहोगे? अकेले, तो बहुत बढ़िया। और कोई किसी का ड्रीम्स नहीं है? चलो कोई दिक्कत नहीं है। हो सकता है आप लोग थोड़ा हिचकिचा रहे हो, शर्मा रहे हो कि यार क्या बात कर रही है। चलो इनफैक्ट मैं ना ऐसे बहुत बड़े बड़े सेशन दिल्ली में कंडक्ट करता हूँ, तो वहां पे 300 से 400 लोग एवरी वीक आते हैं हमारे पास। तो वहां पे जब मैं पूछता हूँ ना तो कोई कहता है रेंज रोवर, कोई कहता है मजराटी, कोई कहता है ऑडी बीएमडब्ल्यू वाले भी होते हैं। इनफैक्ट अगर मैं रियलिटी की बात करूँ तो ऑडी बीएमडब्ल्यू वाले भी होते हैं। बट फिर जब मैं उनसे पूछता हूँ आप क्या कर रहे हो, तो कोई कहता है बीकॉम, बीबीए, बीटेक। तो आप एक चीज देखो कि जो आपको चाहिए वो कितने लोगों ने देखी जो आप कर रहे हो उससे। ये मेरे को मत बताओ, अपने आप से पूछो ये क्वेश्चन, सेल्फ रियलाइजेशन करो। तो फिर जब मैं बिजनेस के बारे में स्टडी कर रहा था, फिर मैंने एक बुक पढ़नी स्टार्ट करी जिसका नाम था रिच डैड पुअर डैड। सुने किसी ने उस बुक के बारे में? है ना। उसको फाइनेंशियल बुक का नाम दिया गया और जो उनके ऑथर थे मिस्टर रॉबर्ट टी कियोसाकी, उनको बेस्ट फाइनेंशियल ऑथर का खिताब मिला। तो बुक पढ़ी, मेरे को एक चीज समझ आ गई कि एसेट्स और लायबिलिटीज क्या होती है। तो बिजनेस क्यों करना है?
है ना, उसमें जॉब और बिजनेस के बारे में बहुत अच्छे डिटेल में बताया हुआ है कि क्या क्यों बिजनेस एक अच्छी चीज है और जॉब नहीं करनी चाहिए, है ना। तो आगे चलते हैं। देखो ये हमने पहली बार कर लिया कि आप लोगों की क्या ड्रीम्स है, ये हो सकते हैं। देखो मेरा इससे जुड़ने का जो मेन ड्रीम था वो इनमें से सारे ही थे, बट बेसिक जो है ना वो करियर है सबका। और करियर अगर मैं सबकी बात करूँ तो हम लोग एक ही चीज से जज करते हैं, पैसा कितना आने वाला है। Am I right or wrong? है ना। तो आप एक चीज देखो, जो आप लोगों के साथ के बच्चे हैं, हम लोग एक ही हो सकता है, आपके साथ से कुछ बच्चे आप जब पास आउट हो गए और भी होंगे, बट किसी की अच्छी लगेगी जॉब, किसी की कम लगेगी, किसी की मीडियम लगेगी और किसी की नहीं भी लगेगी। तो रीजन सारा क्या आएगा? डिग्री तो सबने एक ही कॉलेज से ली है, हो सकता है इनफैक्ट एक ही टाइम पे ली है, तो रीजन क्या है सारा, कहाँ फर्क आएगा? स्किल्स में फर्क आएगा। जैसे आप लोगों ने बात करी थी अभी कुछ टाइम पहले कि स्किल्स बहुत मैटर करती है, तो जब स्किल्स इंप्रूव होंगी तभी एक जॉब में आती है। अच्छा स्किल्स है ना, मेरे पास एक बहुत अच्छी स्टोरी है, सुनाओ। चलो एक बार क्या होता है, एक रिलायंस फ्रेश का नाम सुना सबने? रिलायंस फ्रेश का जैसे एक और पर्सन होता है, उसके 8 रिटेल स्टोर होते हैं। कितने? 8। तो उसमें से 4 की तो सेल बहुत बढ़िया हो रही होती है, तो 4 की सेल मतलब डामाडोल सी होती है कि कभी कम कभी ज्यादा। तो कहता है यार हमें एमबीए क्वालिफाइड सेल्समैन चाहिए, तो इश्तिहार निकाल देता है अखबार में, तो एमबीए क्वालिफाइड एक 10th क्लास बच्चा उस एडवर्टीजमेंट को देख लेता है और उसको ना बहुत नीड होती है, जॉब की नीड होती है, तो वो क्या करता है, अप्लाई कर देता है। तो जैसे ही उसका रिज्यूम वहां पहुंचता है तो ओनर कहता है यू आर रिजेक्टेड। वो कहता है व्हाई? वो कहता है बिकॉज यू आर नॉट क्वालिफाइड। द रीजन वाज ही वाज नॉट क्वालिफाइड, बट ही सेड सर माल ही तो बेचना है, मैं बेच के दिखा दूं तो पैसे दे देना वरना मत देना। तो 8वें में से जो 8वां स्टोर होता है ना, 8 में से जो 8वां स्टोर होता है उसमें बिल्कुल ऑलमोस्ट जीरो सेल होती है। उसको वहां अपॉइंट करते हैं, कहते हैं यहाँ अपॉइंट करते हैं, कर देगा तो दे देंगे वरना हमारा क्या जाए। तो ऐसे ही करते हैं। तो 1 महीने बाद जो रिटेल स्टोर का मैनेजर होता है ना, उसको ओनर के पास कॉल जाता है, कहता है सर ये कहां से पकड़ के लाया बंदा, हार्वर्ड से पढ़ा है, कहां से पढ़ा है? कहता है कि भाई ऐसा क्या हो गया, ये तो 10th पास है। तो कहता है कि जितने आपके 7 स्टोर सेल करते हैं उतनी ही हमारी एक स्टोर की सेल है आज स्टेट में। और ओनर हैरान, भाई ये तो 10th पास है, इसको तो कोई डिग्री भी नहीं है। तो वो कहता है चलो ठीक है, बहुत बढ़िया कर रहा है लड़का, मैं आता हूँ, मैं देखता हूँ क्या कर रहा है। तो जब वो पहुंचता है वहां स्टोर में, तो एक वो लड़का किसी को $20 की फिशिंग रॉड दे रहा होता है। तो जैसे ही जिस अंकल को फिशिंग रॉड दे रहा होता है, अंकल जाने लगते हो, कहता है अंकल रुको तो सही, मेरे पास इतने बढ़िया दाने हैं कि मछलियां खुद ब खुद चल के आएंगी। अंकल दाने भी ले लेते हैं। फिर जब वो जाने लगते हो, कहता है अंकल रुको तो सही, आपने इतने बढ़िया लेदर के जूते पहने हैं, $20 के रबड़ के शूज है, ये ले जाओ, कहाँ जूते खराब करोगे मिट्टी में। फिर वो अंकल जाने लगते हैं। फिर वो कहता है अंकल रुको तो सही, मान लो मछली पकड़ने में टाइम लग गया, भूख लग गई, तो बहुत बढ़िया $20 के 4 पेपर्स के पैकेट है, ले जाओ। अंकल वो भी ले लेते हैं। अंकल कहते हैं वाह भाई वाह, लड़का चिंता कर रहा है। तो इतनी देर में फिर वो अंकल वापसी जाने लगते हैं। वो अंकल को कहता है अंकल भारी थी 2 गोलियां, आप इतने गोले हो, रुको तो सही, एक छाता भी ले जाओ, छाते के नीचे बैठ के फिशिंग करना है। ऐसे करके उनका $200 का बिल मिल जाता है। तो ओनर देख रहा होता है, जैसे वो जाता है, ओनर आता है, ओनर कहता है वाह बेटा वाह, तूने कमाल कर दिया, $20 की फिशिंग रॉड लेना है तो तूने $200 का सामान बेच दिया। तो कहता है कौन सी फिशिंग रॉड? वो संडे का दिन था, $2 का अखबार लेने आया था। मैंने अंकल क्या करोगे, अखबार पढ़ के फिशिंग करने चले जाओ। तो आज की डेट में जो है ना, स्किल्स मैटर करती है, डिग्री मैटर नहीं करती। क्या उसके पास डिग्री थी? नहीं, बट स्किल्स थी। यस, कहीं ना कहीं तभी तो 7 स्टोर को अकेला उसके स्टोर में कंपैरिजन कर दिया। तो यही चीज है। अच्छा देखो, हम लोग जहाँ रहते हैं ना, उसके आसपास के लोग कभी भी ड्रीम्स की बातें नहीं कर रहे होते। यस और नो? हम जहाँ भी लोग कह रहे होते हैं, हम अपने ड्रीम्स के बारे में अपनी फैमिली से डिस्कस करते हैं, तो एक ही जवाब आता है, बहुत कॉमन जवाब आता है। कोई बता सकता है क्या? बहुत कॉमन लाइन है, हर आदमी ने सुनी है, मैंने भी बहुत बार सुनी। कोई भी लाइन, कोई एक लाइन किसी को याद आ रही हो जो बचपन से सुनते आ रहे? 1-2 लाइन बड़ी फेमस है, मिडिल क्लास फैमिलीज में सबसे ज्यादा वही सुनने को मिलती है। नहीं, जॉब से रिलेटेड नहीं, पैसे से रिलेटेड। ड्रीम्स की जब भी आप बात करते हो, मैंने ये करना है ये करना है, तो वहां पे एक ही चीज कहते हैं, अरे जितनी चादर उतने पैर पसार, है ना। आई रिस्पेक्ट दोज वर्ड्स बट आई हेट दोज वर्ड्स। क्यों? क्योंकि अगर आप चादर बड़ी करने के बारे में सोचोगे नहीं तो करोगे कैसे? क्योंकि अब एक चीज होगा, तो आज मैंने सबसे पहले कहाँ बना था? हाँ, आगरा में। बट आगरा में बनने से पहले वो 2 जगह और बना। तो बता सकता है कहाँ पे?
सबसे पहले दिमाग में बना था, जिसने बनाना था उसके दिमाग में आई थी, तो पहला बना दिमाग में, दूसरा बना पेपर पे, तीसरी बात जाके आगरा में। तो अगर आप सोच लोगे तो कर लोगे, नहीं सोच पाओगे तो नहीं कर पाओगे, टू बी वेरी फ्रैंक। ठीक है, तो हम लोग आसपास के लोग सोचने नहीं देते हमें कि वो बड़ा कर भी सकता है। क्यों? क्योंकि वो एक रियलिटी जी चुके हैं। मैं नहीं कह रहा वो गलत है, हो सकता है आपके पेरेंट्स आपसे ज्यादा एक्सपीरियंस है इनफैक्ट, तो वो रियलिटी जी चुके हैं। अब रियलिटी, अच्छा एक चीज बताओ, सपने कब आप पूरे कर सकते हो? जब आपकी डेली की नीड्स फुलफिल हो रही होगी तभी तो कर सकते हो। अब आपको बिजली का बिल आ गया, अब आप धमनी में बिजली काटना था, आप कह रहे हो मम्मी मैं तो लैम्बोर्गिनी लेके आऊंगा, क्या होगा उसका बिल? मम्मी एक ही पहले बिजली का बिल तो करते। तो एक मेरे पास एक सर्वे है जिसके अकॉर्डिंग उसमें ये बताया गया कि एवरेज मंथली रिक्वायरमेंट क्या होती है फैमिलीज में, एक मिडिल क्लास फैमिली को। 1940 में ना ये 10 रुपीज थी, फिर 1960 आया, ये 100 रुपीज हो गई, मतलब 20 साल में एक जीरो बढ़ गया। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम लोग में से कोई नहीं था। 1980 आया, ये 1000 हो गई, 20 साल और बढ़े, एक जीरो और बढ़ गया। 2000 आया तो ये 10,000 हो गई। यहाँ 2000 वाला है कोई? 2000 का कौन वाला? 2000 और कोई नहीं है? ओके चलो बहुत अच्छी बात है। 2000 में तो अगर मैं यहाँ की बात करूँ ना, तो इससे पहले होता था हम दो और हमारे आने दो, कितने कितने बच्चे होते थे कि, है ना? आप लोग रिलेट कर पा रहे होगे, इनफैक्ट सबने देखा भी है। बट 2000 में एक आ गई थी हम दो और हमारे दो। अब 2020 आ चुका है, क्या आपको लगता है इतनी महंगाई नहीं बढ़ती कि 20 साल में एक जीरो और बढ़ेगा? तो कितना हो जाएगा 2020 में? 1 लाख रुपीज। मैं दिल्ली में रहता हूँ, मैं इस चीज को फील कर सकता हूँ। इनफैक्ट आप में से काफी लोग फील भी करते होंगे कि 2020 आ चुका है, मिनिमम घर का खर्चा 1 लाख रुपए है। और 1 लाख की घर का खर्चा तब है जब आपका अपना खुद का घर है। अगर आप रेंट पे रहते हो और आपके कुछ एक्सपेंसेस ऐसे हैं जो फिक्स्ड हैं, तो 1 लाख से ज्यादा चाहिए आज के डेट। और अगर मैं फाइनेंशियल ईयर की बात करूं तो फाइनेंशियल ईयर क्लोज होने वाला है, दिस इज मार्च, तो नेक्स्ट मंथ से मिनिमम 1 लाख रुपीज चाहिए होगा। इसमें जो है आपके सपने पूरे नहीं हो सकते, सिर्फ नीड्स पूरी होंगी जो आपके डेली खर्चे। अब इसके बाद में एक सिंपल सा क्वेश्चन आएगा, तो उसका जेन्युइनली जवाब दे देना। क्या सब लोग उसमें प्रिपेयर्ड हो? आप में से कितने लोग प्रिपेयर्ड है इस चीज के लिए कि 2020 में 1 लाख रुपए आएगा अगले महीने से? कितने लोग प्रिपेयर्ड है? हो सकता है फैमिली की तरफ से, बट सेल्फ डिपेंडेंटली कितने हैं? हम में से कोई नहीं है। बट जब मैं सेशन लेता हूँ दिल्ली में, 400 में से 4 हाथ खड़े नहीं होते। रीजन क्या है इसके पीछे का? रीजन कोई जानता है क्यों? आज तक हमारे से ऐसे नहीं कभी बात ही नहीं है। क्यों? क्योंकि घर वाले कहते हैं पैसे के बारे में मत सोच। दोस्तों के पास जाओ कहते हैं भाई पार्टी दे दे, एक जगह खर्चा हो रहा है, एक जगह कह रहे पैसे के बारे में मत सोच। ये तो किसी ने बताया नहीं कि भाई पैसे भी कमाने होते हैं, बिना पैसे कमाए घर कैसे चलेगा, कुछ भी कैसे होगा, ड्रीम्स कैसे फुलफिल हो। आज आप लोग पढ़ रहे हो तो क्या फ्री में पढ़ रहे हो? वहां पैसे नहीं जा रहे। आप लोग डेली अप एंड डाउन करते हो, कोई भी एक्सपेंस होता है वो कौन बियर कर रहा है? हमारे पेरेंट्स बियर कर रहे हैं, सीधी सी बात है। तो वो क्या उसमें फ्री में होता है? भाई मैं तो कॉलेज में हूँ, पापा ने पैसे के बारे में बात नहीं करनी, मैं नहीं दूंगी पैसे। ऐसा होता है? नहीं होता। इसका रीजन क्या है? कोई बता सकता है? कोई एक रीजन किसी के दिमाग में आ रहा हो, क्या हो सकता है? चलो एक रीजन मैं बताऊं। एक रीजन है 2 साल और। समझ गए? काफी लोग समझ गए होंगे। 8th में आते हैं, घर वाले कहते हैं बेटा 2 साल और, फिर तो लाइफ सेट है। 10th में आते हैं, फिर कहते हैं बेटा 2 साल और, फिर तो लाइफ सेट है, बढ़िया सी स्ट्रीम ले, 12 पास कर, बढ़िया से लाइफ सेट है। फिर यही, फिर 3 साल और। 4 साल वाला है कोई? बीटेक वाला 4 साल, 4 साल है ना। इस 4 साल के बाद क्या होता है? वो कहते हैं तेरा भाई तो एमबीए करेगा 2 साल और। एमबीए के बाद एम्प्लॉयमेंट रेशियो क्या है? अगर आप इंडिया की बात करो तो 2% एम्प्लॉयमेंट रेशियो। और सेटिस्फाइड जॉब किसको कहा जा रहा है हमारे इंडियन एजुकेशन सिस्टम में? जो 45,000 रुपीज मंथली कमा रहा हो। मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है? 1 लाख। तो बाकी का डिफरेंस कहां से आएगा? बाकी का डिफरेंस तो इस चीज को आपको सोचने की जरूरत है आज कि हम जो कर रहे हैं वो है तो अच्छा, बेस्ट है, बट क्या उससे हमारी डेली की नीड्स भी पूरी हो पाएंगी आने वाले समय में? तो आप कहीं ना कहीं, मेरे को लग रहा है आप समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि हमें मिनिमम 1 लाख रुपीज कमाने हैं 2020 के अंदर, सर्वाइव करने के लिए, सिर्फ सर्वाइव करने के लिए। सपने पूरे करने हैं तो इससे कई गुना ज्यादा चाहिए, राइट?
ठीक है। अच्छा, जब मैं बिजनेस के बारे में पढ़ रहा था ना, तो बिजनेस वर्ड बहुत फैंटासाइज लगता था। जहां बिजनेस वर्ड दिख जाए ना, उसको बस पढ़ने का या अट्रैक्ट हो जाता था उस समय। तो एक बुक पढ़ी बिजनेस स्कूल, उसके बारे में सुना, वो भी मिस्टर रॉबर्ट टी कियोसाकी ने लिखी। उसमें क्वाड्रेंट बताया गया कि दुनिया में लोग सिर्फ 4 तरीके से पैसा कमाते, और मैं टू बी वेरी करेक्ट, 4 एथिकल तरीके से। रीजन, हम सारा यूथ बैठा है, हम में से कोई ऐसा भी हो सकता है जो कह रहा हो कि भाई एक बार तो एसबीआई ढूंढ ले, फिर तो लाइफ सेट। बट वो उन्होंने उस बुक में डिस्क्राइब नहीं किया, और ना ही वो एक एथिकल तरीका है। उन्होंने 4 एथिकल तरीके बताए, जो मैं आपको आगे दिखाने वाला हूँ। दुनिया में लोग किसी 4 तरीके से पैसे कमाते, ठीक है। वो 4 तरीके क्या है? इस मॉडल को कहते हैं ESBI मॉडल। अगर आपने ये समझ लिया ना, तो आप आज के बाद लाइफ में कुछ भी करो, आप इससे जज कर सकते हो अपने आपको कि मेरा फ्यूचर कैसा होना है, ठीक है। सबसे पहला है E स्टैंड्स फॉर एम्प्लॉय। एम्प्लॉय का सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है? लोग क्यों बनते हैं एम्प्लॉय? सॉरी, रिस्क नहीं है, ओके। और फिक्स मंथली मिल रहा है, रीजन ही यही है। बट हम इस एज में हैं, क्या इसके पास टाइम होता है? जो भी ये कमा रहा है खर्चों में निकल जाता है, पहली बार कुछ बचता ही नहीं। बच भी जाए तो क्या इसके पास टाइम है उसको एंजॉय करने में? आज के डेट में प्राइवेट ये चाहते हैं कि मैं 4 बंदे ना हायर करूँ, एक हायर करूँ, 4 का काम करें। और हमारे एजुकेशन सिस्टम के बारे में मुझे बताने की जरूरत नहीं, डेली आए दिन यूट्यूब पे वीडियो बनती रहती है कि हमारे जो एजुकेशन सिस्टम में बच्चे तैयार हो रहे हैं, वो एक का काम ठीक से नहीं कर सकते। तो इस फैक्ट को मैं साइड रखता हूँ, बेसिक इस पर आता हूँ स्लाइड्स पे। तो सबसे पहला है एम्प्लॉय। एम्प्लॉय का सबसे बड़ा बेनिफिट, जैसे मैं आपने बताया, यही है कि एक फिक्स्ड इनकम मिल जाती है लोगों को, एक स्टेबल इनकम। बट क्या आज के डेट में जॉब सिक्योर है? अभी पीछे एक एयरलाइन बंद हुई थी, कितने लाख एम्प्लॉइज थे उसमें, कितने लाखों के पैकेज में एम्प्लॉइज थे, क्या है आज? है ना? तो ये सिक्योर नहीं है जॉब। और अगर इनकम हमारी स्टेबल है और ग्रोथ नहीं कर रहे हम, तो इस एज में हमारे होने का फायदा क्या है? हम आज पढ़ रहे हैं तो ग्रोथ के लिए तो पढ़ रहे हैं, और अगर इनकम हमारी ग्रो नहीं हो रही तो उसका फायदा क्या है? इनकम भी तो ग्रो होनी चाहिए हमारी स्किल्स के साथ। तो रीजन ये है। अच्छा, सेकंड आता है सेल्फ एम्प्लॉयड। सेल्फ एम्प्लॉयड कौन होगा? खुद का बिजनेस, जो एक बिजनेस को ऑन करता है। अच्छा, सेल्फ एम्प्लॉयड होने का फायदा क्या है? सेल्फ एम्प्लॉयड होने का बेनिफिट क्या है? लोग क्यों बनते हैं सेल्फ? किसी और का बर्डन नहीं होता है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, खुद के बॉस और एम्प्लॉय से ज्यादा पैसे कमाते हैं लोग। बट इनके पास भी एक चीज नहीं होती, वो है टाइम। और अच्छी बात पता है क्या? ई और एस की अच्छी नहीं है, बुरी बात है कि ये लोग, इन लोगों को तब तक पैसा आएगा जब तक ये काम करेंगे। अगर आज एक शॉपकीपर है, वो आज अपनी दुकान का शटर नहीं उठाएगा तो क्या उसे उस दिन इनकम होगी? नहीं होगी। बट आज अगर धीरूभाई अंबानी नहीं है, उनके बाद उनकी जनरेशन है, मुकेश अंबानी को कभी रिलायंस फ्रेश में बैठे देखा है? बट क्या उसको उससे इनकम है? तो आप कैसे, किस कैटेगरी में आना चाहते हो? चलो थर्ड कैटेगरी, जिस कैटेगरी में मैंने बात करी है वो थर्ड कैटेगरी है, दैट इज बिजनेस ओनर। अच्छा, बिजनेस ओनर भी बिजनेस कर रहा है, सेल्फ एम्प्लॉयड भी बिजनेस कर रहा है, तो दोनों में फर्क क्यों है? रीजन क्या है दोनों में फर्क आने का इनकम में? बहुत बड़ा एंटरप्राइज। मैं बताऊं एक बेसिक सा डिफरेंस। सेल्फ एम्प्लॉयड एक बिजनेस को ओन करता है, और जो बिजनेस ओनर होता है ना, एक सिस्टम को ओन करता है, और सिस्टम का नाम होता है फ्रेंचाइजी सिस्टम। हम में से सब लोग मैकडी जाते होंगे, सब गए हैं, मैकडी गए हैं। क्या मैकडी में मैकडोनल्ड का ओनर बैठा होता है? नहीं बैठा होता। जिसने वो फ्रेंचाइजी दी है उसको रॉयल्टी आ रही है, तो ही इज अ बिजनेस ओनर। अच्छा, बिजनेस ओनर का ना सब प्लस प्लस में क्या, इनके पास पैसा भी खूब होता है और टाइम भी खूब होता है, एंजॉय करते हैं लोग, बीच में बैठ के लेमनेड पी रहे होते हैं और इनके बैंक बैलेंस बढ़ ही रहा होता है, कम नहीं होता। सबसे अच्छी बात, ठीक है। अब ये लोग चौथी कैटेगरी आप देख सकते हो, इन्वेस्टर। जब बिजनेस ओनर सक्सेसफुल हो जाता है तो इनकी खुद की बन जाती है कि हम काम नहीं करेंगे, हमारे हमारा पैसा काम करता है, तो इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, ठीक है। आज के डेट में अगर मैं अंबानी फैमिली की बात करूं तो मुकेश अंबानी इज एन इन्वेस्टर राइट नाउ, और उनका जो बेटा है ही इज बिजनेस ओनर है, ठीक है। अच्छा, अब आपको क्या लगता है कि जो सबसे ज्यादा लोग हैं वो क्या बनना चाहते हैं
आज की डेट में सबसे ज्यादा तो क्या बनना चाहेंगे इनमें से? बिजनेस ओनर। बट अगर मैं एक हार्श रियलिटी पे आऊं तो 95% लोग एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय कैटेगरी में आते हैं। एग्री करते हो इस चीज से? और दुनिया के सिर्फ मात्र 5% लोग हैं जो इन्वेस्टर और बिजनेस ओनर की कैटेगरी में। अच्छा, आपको क्या लगता है पैसा कहाँ जाता है? बंदे तो एम्प्लॉय सेल्फ एम्प्लॉय जाता है, बट पैसा कहाँ कमा लेता है लोग और कहाँ सबसे ज्यादा पैसा है? इसमें लिखा हुआ है, वैसे आप देख के बता सकते हो। इनफैक्ट 5% पैसा है जो सिर्फ 95% पॉपुलेशन के पास है, और 5% पॉपुलेशन के पास 95% पैसा है। यानी कि अगर मैं बताऊं तो दुनिया के 95% लोग 5% पैसे के लिए हर रोज लड़ रहे हैं, और 5% लोग 95% पैसे को एंजॉय कर रहे हैं। जितनी भी बड़ी गाड़ी आप देखते हो, लैम्बोर्गिनी, फरारी, जितनी भी इंडिया में ऑल ओवर वर्ल्ड है, 90% 90 या 99.99% उनमें से बिजनेस ओनर और इन्वेस्टर की हो। कोई सुंदर पिचाई जैसा होगा जिसकी होगी, बट हर कोई नहीं बन पाता होगा। ठीक है, तो यही चीज है। अच्छा, एक चीज बताओ कि जो बिजनेस ओनर है उसकी इनकम क्यों इतनी ज्यादा है? रीजन क्या है? एक तो सिस्टम ऑन करता है, और एक बहुत बड़ा रीजन है इसके पीछे। उसके आइडिया की वजह से, सॉरी, आइडिया की वजह से। और बिकॉज क्योंकि सारा कुछ उसी के अंडर रन हो रहा है। बिल्कुल, इन्होंने बहुत अच्छी बात बोली कि सारा कुछ उन्हीं के अंडर हो रहा है। अगर मैं इसको और सिंपलीफाई करूं तो ये जो ई और एस कैटेगरी के लोग हैं, एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय कैटेगरी के लोग हैं, ये कहीं ना कहीं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बिजनेस ओनर के लिए काम कर रहे हैं। एग्जांपल से समझा दो, एक एम्प्लॉय है, वो एमएनसी में जॉब कर रहा है, तो उससे फायदा किसको हो रहा है? बिजनेस ओनर को। अब सेल्फ एम्प्लॉयड है, उसने अपनी दुकान खोली, लेट से मेरा भाई के एल्यूमिनियम का काम है, वो काम तो अपने लिए कर रहा है, बट एल्यूमिनियम के रॉ मटेरियल का एक्सट्रैक्शन का कॉन्ट्रैक्ट किसके पास है? इंडिया। टाटा स्टील के पास है। टाटा स्टील इज अ बिजनेस ओनर। तो कहीं ना कहीं एम्प्लॉय डायरेक्टली और सेल्फ एम्प्लॉयड इनडायरेक्टली बिजनेस ओनर के लिए काम कर। यही रीजन है कि बिजनेस ओनर बड़ा बनता जा रहा है और ये लोग सिर्फ स्ट्रगल कर रहे हैं। ये सुना भी होगा, अमीर और अमीर होता है। उसके पीछे का राज ये है, ये नहीं है कि वो पहले से ही अमीर है। रीजन ये है कि वो सिस्टम है उनके पास। अच्छा, आपको क्या लगता है कि ये सिस्टम क्या है? मैं इसको और डिटेल में डिस्क्राइब करता हूँ। अच्छा, यहाँ से एक चीज क्लियर हो गई कि हम एम्प्लॉय हम बनना नहीं चाहते, इन्वेस्टर हम बन नहीं सकते, तो दो कैटेगरी आ जाती है, सेल्फ एम्प्लॉयड और बिजनेस ओनर। अब इन दोनों की वर्किंग को समझ लेते हैं जरा। अब मैं एक पर्सन हूँ, मेरे को बहुत अच्छा काम लगा मोबाइल का, मैंने सोचा सेल्फ एम्प्लॉयड बन जाते हैं, मोबाइल बेचेंगे। एक मोबाइल बेचने में 1000 रुपए का प्रॉफिट है, और मैं मेरे अंदर इतनी अच्छी स्किल्स है कि मैं एक दिन में एक मोबाइल बेच लूंगा। तो एक महीने का कितना प्रॉफिट होगा? 30,000 रुपीज, 1000 पर डे के हिसाब से 30,000 ऑलमोस्ट मेरा प्रॉफिट हो गया। ठीक है, इसमें मेरे को किसी को कोई एक्सपेंस नहीं देना, बट मेरे को ये इनकम कब आएगी? ये 30,000 की मेरे को रेगुलर इनकम कब आएगी?